से ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी मेसोलिथिक टाइम पीरियड में, और जब सोसाइटी में इतनी एक्टिविटीज हो रही थी तो जरूरत थी अब हमें नए स्टोन टूल्स की। हिस्ट्री शब्द का मतलब देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। घटनाएं अच्छी होती हैं जिनसे कि मानवता को एक जो कि अपने दोनों पैरों पे खड़े हो सकते थे और दोनों पैरों से दौड़ भाग भी सकते थे, दूसरे जानवर को मार के खाते थे। तो इन्हें जब दूसरे जानवर का मांस मिलने, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, लोग मरने के बाद देह संस्कार करते हैं, उन्हें छुआछूत बोला जाता था। बड़े बड़े राज्य साम्राज्य जिनकी की लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज होती थी, अब ये टाइम पीरियड ऐसा आ चुका था जहाँ पर वुमेन्स को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था। सभा समिति ये दो टाइप की काउंसिल थी। सभा का मतलब और उस टाइम के जो बरियल्स भी हमें मिलते हैं वहाँ से भी हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इंसान को अपनी बेसिक नीड के लिए, जो बेसिक नीड होती है खाने के लिए, पानी के लिए, संघर्ष करना पड़ता था। उनकी सिटी प्लानिंग वर्ल्ड में उस टाइम पर सबसे अच्छी हुआ करती थी। ग्रिड लाइक पैटर्न पूरी सोसाइटी में देखने को मिलता है। पशुपति महादेव की सील मिलती है, कुछ गैमेट्स मिलते हैं, यज्ञशालाएं भी मिलती हैं। टाइम पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। हथियारों का यूज होने लगा था दूसरे इंसानों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये प्रगति है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। जितना हमें मिल रहा है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। मिट्टी ली, उसके बर्तन बना दिए, क्योंकि अनाज पहली बार था जब इंसानों ने अपने घर बनाने स्टार्ट करे थे। दूसरी जगह जाते थे नए जानवर की तलाश में। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर करने लगे, जी हाँ, आर्ट फॉर्म भी इसी टाइम पे डेवलप हुई थी। जो आपको हेलो, इस वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और इसे बनाने में भी बहुत समय लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी हमसे गलती हुई या जो आपको कमी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो वो भी बताओ, और ज़रूर इसे अपने साथियों के साथ शेयर करो, अपने घर परिवार में दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि हिस्ट्री की रियल नॉलेज, वो भी आसान लैंग्वेज में, रियल एग्जाम्पल के साथ, हिस्ट्री कैसे बनती है, किंगडम कैसे बनते हैं, गांव कैसे बनते हैं, छोटी मोटी जितनी चीज़ें हैं ये कैसे डेवलप हुई, इंसान कैसे इवॉल्व होकर के एक मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ा, ये पूरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये चीज़ें कैसी बनती गई। और अगर आपके यहाँ पर पे कोई भी है जो किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहा है रिलेटेड टू जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड तक जरूर वॉच करना। इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था हमारे स्कूल टाइम पर, क्योंकि इतिहास कुछ हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि डेट रटो, ये इवेंट रटना है, तुम्हें इनके नाम याद करने हैं। इस तरीके से हमें इतिहास पढ़ाया गया है। जबकि मैं अगर आपको सच बताऊं, हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हमें लगता था ना छोटे में कि इतिहास में तो केवल हर चीज़ रटने के लिए होती है, लेकिन आज अगर आप ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतिहास में रटने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे हर चीज़, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे का एक रीज़न होता है, और उस रीज़न को अगर हम समझ लेंगे तो हमें इतिहास कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे खुद ही क्रिएट कर पाएंगे। और अगर अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं बताऊं, एक मैं किताब भी लिख रहा हूं, इतिहास जिसका नाम है, जिसमें कि पूरी एंशिएंट इंडिया कवर होगी। ये वीडियो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, और वो जो किताब आएगी इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगी। ये मानो कि उस बुक को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको पता पड़ेगा कि इतिहास कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और किस तरीके से हम इतिहास को बनाते हैं। यहाँ पे कुछ भी रटने जैसा नहीं होता। अगर हम हिस्ट्री शब्द का मतलब देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, हाई प्लस स्टोरीज, मतलब कि हायर स्टोरीज जो कि सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड करते हैं। कभी भी आपने जब भी इतिहास पढ़ा होगा, ऐसी कोई भी कहानी नहीं देखी होगी जो आम लोगों की होती है। हम लोगों को आम लोगों का इतिहास कभी भी देखने को नहीं मिलता। केवल जो इलाइट लोग होते हैं, जो घटनाएं अच्छी होती हैं, जिनसे कि मानवता को एक कोई नई उम्मीद मिलती है, एक नया आयाम मिलता है, केवल हम उन कहानियों को इतिहास में पढ़ते हैं। हायर स्टोरीज गिव यू हायर वैल्यूज। हम इतिहास में उन कहानियों को पढ़ते हैं जिनसे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक नया मोड़ मिलता है। इस वजह से हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट डेट्स एंड नेम्स। डेट और नेम तो केवल हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट होते हैं, कि हिस्ट्री इज़ अबाउट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इतिहास को केवल आज हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन इतिहास के अनुभवों में हम जी सकते हैं। उनसे सीखकर अपने कल को हम बेहतर बना सकते हैं, इसलिए इतिहास जरूरी होता है। चलिए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 6 मिलियन ईयर्स अगो, जब इंसानों की प्रजाति बनना शुरू हुई थी।
एप्स लाइक एंसिएस्टर से अलग होकर होमोनिड प्रजाति अलग निकली थी। पहले हुआ क्या था, इस टाइम पर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पेड़ होते थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के ट्रीज हमें देखने को मिल जाते थे। तो ये जो होमोनिड होते थे, एप्स होते थे, उन्हीं पेड़ों पे रहते थे। लेकिन जब टेम्परेचर कम होने लगता है, थोड़ी बहुत कूलिंग होने लगती है अर्थ के अंदर, तो एटमॉस्फेयर में नमी की वजह से थोड़ी बहुत मॉइस्चर आने लगती है। मॉइस्चर की वजह से नई टाइप की वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज निकलने लगते हैं, अलग अलग घास फूस निकलने लगती हैं जो कि पहले कभी मौजूद नहीं थी। और देखते ही देखते जो बड़े ट्रीज थे वो गायब होने लगते हैं, उनकी जगह पर मिडिल साइज़ के ट्रीज आने लगते हैं। तो जो ये होमोनिड प्रजाति थी, जो पहले बड़े पेड़ों में सर्वाइव करती थी, अब मिडिल साइज़ के पेड़ इनके रहने लायक थे नहीं। इस वजह से इन्हें ज़मीन पे उतर के आना पड़ता है कि चलो अब यहाँ नहीं रह सकते, कहीं तो रहना पड़ेगा जा करके। तो उसी की वजह से ये जब ज़मीन पे उतरते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि हम अपने दोनों हाथों से, दोनों पैरों से चल सकें। लेकिन यही कोशिश में 2 मिलियन साल का समय लग जाता है, मतलब कि पूरे 20 लाख सालों का समय लगता है। तब ये बाइपेडलिज्म में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि तब ये ऐसे जीव बन जाते हैं जो कि अपने दोनों पैरों पे खड़े हो सकते थे और दोनों पैरों से दौड़ भाग भी सकते थे। ये बाइपेडलिज्म में इसलिए कन्वर्ट हुए, अगर आपको याद हो, छोटा सा एक कंसेप्ट है, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन ने अपनी किताब में दिया था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि वही जीव केवल सर्वाइव कर सकता है जो नेचर को अडेप्ट कर सकता है। प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का ये मतलब नहीं होता कि कौन सा जीव कितना ताकतवर है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कौन कितना ज़्यादा नेचर को अडेप्ट कर सकता है, किसी का अडेप्टिव नेचर कितना ज़्यादा होता है। इंसानों का अडेप्टिव नेचर बहुत अच्छा था, भले ही 20 लाख साल लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करा और 2 पैरों पे खड़े हो गए, बाइपेडलिज्म बन गए। इसी स्पीसीज को बोला जाता है सिलेंथ्रोपस और आर्डिफिसेकस। माना जाता है ये 2 स्पीसीज थे उस टाइम पर। अब जब ये दोनों पैरों पे चलना सीख गए, अब इन्हें जब ज़मीन पे भी उतर आए, खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। अभी तक जो भी फल फूल या फिर पत्तियाँ होती थी, पेड़ की जो भी रूट होते थे, उन्हें ये लोग खा के अपना गुजारा करते थे। ज़मीन पे आए तो इन्हें जानवरों से इनका सामना होने लगा, बड़े खूंखार जानवर, वो दूसरे जानवर को मार के खाते थे। तो इन्हें जब दूसरे जानवर का मांस मिलने लगा, अब चलने में सक्षम हो चुके थे, तो ये लोग मांस चुरा के खाते थे। किसी दूसरे जानवर ने आके अटैक करा और ये गए उसका मांस चुरा के खाने लगे। जब ऐसे मांस चुरा के खाने लगे, उसी में इन्हें हड्डियाँ भी मिली। हड्डी जब इन्होंने देखी ये तो थोड़ी पैनी है, दूसरा जानवर अटैक करने के लिए आया, तो उन्होंने उसी हड्डी की मदद से अपनी रक्षा करी और दूसरे जानवर का शिकार कर दिया। उन्हें तब पता चला, अच्छा इससे ये भी हो सकता है, अगर हम इसे थोड़ा और पैना कर सकते हैं तो इनका अच्छे से हम शिकार कर सकेंगे। धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व होते गए। आसपास कोई जानवर आया, अटैक करा, कुछ नहीं दिखा, कुछ पड़ा दिखा, स्टोन टाइप का, उठा के मार दिया, मर गया सामने का जानवर। उन्हें लगा अच्छा इससे भी हम अटैक कर सकते हैं, मतलब कि ये वो चीज़ है जिनसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और दूसरा खाने का भी जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि इनसे शिकार होता है। इस तरीके से इनकी शिकार की एबिलिटी डेवलप हुई होगी और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इंसान की वो पहली प्रजाति बन जाती है जो शिकार करने में माहिर हो चुकी थी। अलग अलग टाइप के ये लोग टूल्स बनाने लगे थे। और जब ये लोग मीट खाते हैं, अब देखो पहले तो उल्टी सीधे कुछ भी मिल रहा था खा रहे थे, लेकिन जब अब इन्हें मीट मिलने लगता है, मीट जब ये खाते हैं तो इनकी बॉडी का साइज़ बड़ा होने लगता है और ज़्यादा ताकत आने लगती है। इनका स्किल का साइज़ भी बड़ा होने लगता है। तो जब स्किल का साइज़ बड़ा होता है, ब्रेन ज़्यादा बड़ा होने लगता है, तो इनका ब्रेन ज़्यादा चलने भी लगता है। अब ये देखते हैं कि स्टोन है, गलती से एक बार स्टोन के ऊपर स्टोन गिर गया था जा करके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टोन जब गिरा तो और ज़्यादा थोड़ा बहुत टूट गया। थोड़ा उन्हें नुकीला दिखा कि ये तो नुकीला बन सकता है, तो 2 पत्थर को लेकर रगड़ने लगे और ज़्यादा उसे नुकीला बनाने लगे। हड्डी देखिए, हड्डी को एक दूसरे मारा, वो टूटी थोड़ी बहुत, वो भी नुकीली बनी। दोनों ने कही ये चीज़ ही तो बनानी थी हमें, अब शिकार करने में आसानी होगी। इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने टूल्स को डेवलप करा और शिकार की हैबिट को भी डेवलप करा। और लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो स्पीसीज आ जाती है, मतलब कि होमो हिबिलिस और होमो इरेक्टस 2 स्पीसीज निकलते हैं। अब जब ये शिकार कर रहे थे, धीरे धीरे भागा दौड़ी भी कर रहे थे, तो उसमें होता क्या था, भाग रहे थे, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी वजह से ये होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हो जाते हैं। होमो हिबिलिस थोड़ा झुक के चलते थे, लेकिन होमो इरेक्टस में वो एबिलिटी थी कि वो एकदम सीधा खड़ा होकर चल सकता था। तो अब ये होमो इरेक्टस में इवॉल्व हो जाते हैं। अब जब इंसान एकदम सीधा होकर के चलेगा, ज़्यादा तेज़ भागेगा, ज़्यादा दूरी तय कर सकेगा आराम से, और उसे झुकने की वो दिक्कत नहीं रहेगी। तो इनकी ये चीज़ भी ठीक हो चुकी थी और ज़्यादा माहिर हो चुके थे।
और जब हमें शिकार करना होता है उसके लिए ज़रूरत होती है टीम वर्क की। अकेले तो पहुँच नहीं जाओगे लेके भाला कि चलो आओ आज शिकार करते हैं, ज़रूरत है टीम वर्क की। तो जो टीम वर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें आपस में। कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने कुछ ध्वनियाँ बना ली कि मैं ऐसी आवाज़ निकालूंगा तुम वैसी आवाज़ निकालना, और दोनों एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर लेंगे। कम्युनिकेट करने के बाद तुम लोग वहाँ छुपना, जाके तुम वहाँ छुपना, मैं जब ऐसी आवाज़ निकालूँ तो समझ जाना वो जानवर आ रहे हैं और हम उन पर अटैक कर देंगे। इस तरीके से इन्होंने कम्युनिकेट करना चालू करा। तो कम्युनिकेशन का दूसरा तरीका था आर्ट। जी हाँ, आर्ट फॉर्म भी इसी टाइम पर डेवलप हुई थी। जो आपको भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो भी आपको चित्र दिख जाते हैं वो केवल इनकी कम्युनिकेशन का एक छोटा सा नमूना है। इनकी आर्ट उसी से डेवलप हुई। उन्होंने दिखाया किस तरीके से ये लोग, ये वाले जानवर हैं, इन्हें बोलते कुछ भी बोल लो लेकिन ये जानवर है, इसे मारना है चल के। एक ऐसी फॉर्म आपको मिल जाएंगी कि आदमी लेके शिकार कर रहे हैं उनका। धीरे धीरे यही चीज़ उनकी रिचुअल्स बनती चली गई और इस टाइम को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक टाइम। वैसे तो आगे चल के हम तीनों स्टोन एज अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि पैलियोलिथिक टाइम में इतना खासा कुछ है नहीं, इस वजह से मैं बता देता हूँ। पैलियोलिथिक जो पीरियड था 30 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक था। तो ये जितने भी आपको स्पीसीज दिख रही हैं 2.5 मिलियन साल पहले थी, मतलब कि 30 लाख तो उसमें कवर हो रहा है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। 3 मिलियन मतलब 30 लाख। तो ये स्पीसीज उसी पैलियोलिथिक टाइम की थी जब स्टोन बनने लगे थे और हंटिंग होने लगे थे। और ये जो तीनों स्टोन एज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये आपको बड़ा ही शब्द अटपटा लग रहा होगा, मैं बता दूं। लिथिक एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है पत्थर। पैलियो मतलब पुराना, मिडिल मतलब बीच का, न्यू मतलब नव पाषाण युग। ऐसे बस तीनों को डिवाइड हमने करा है, पहले कुछ डिवाइड नहीं थे। हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ सकें इसलिए केवल हमने अपने सहूलियत के लिए हिस्ट्री को इन पीरियड में डिवाइड कर दिया और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उस टाइम पर जब पत्थर इन्होंने बनाना चालू करे थे, नए नए स्टोन टूल्स बनाना चालू करे थे, बोन्स से टूल्स बनाना चालू करे थे, उसे हम बोल देते वो टाइम था पैलियोलिथिक टाइम। पैलियोलिथिक के भी 3 हैं, अपर, मिडल, लोअर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक 30 लाख साल से, मिडिल पैलियोलिथिक 5 लाख साल से। तो ये टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक के। इनमें इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल बस हमें ये समझना है ह्यूमन कैसे डेवलप हुए। लगभग 50-60 हज़ार साल पहले इंडिया में आग के ऊपर इन्होंने कंट्रोल पा लिया था। देखो ये लोग क्या कर रहे थे, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। आपको लग रहा होगा स्टोन टूल्स तो हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी का केवल इतना मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ बना लें जिससे कि हम नेचर को डोमिनेट करने लगें, उसी को हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। तो चाहे तुम पत्थर के बना लो या आजकल फ़ोन बना लो या एयरप्लेन बना लो, बंदूकें बना लो, हर चीज़ जो नेचर को डोमिनेट करने में हमारी मदद कर रही है, नेचर की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हमारी मदद कर रही है, उसे हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। हमारी स्टोरी का लास्ट ह्यूमन स्पीसीज होमो सेपियंस अभी बचे हैं। एक नेंडरथैलेसिस भी स्पीसीज थी लेकिन उनका कुछ ज़्यादा खासा रोल नहीं मिलता। हालांकि ये लोग होमो सेपियंस के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर थे। ये लोग सर्दी के जो रीजन होता है ना, यूरोप तरफ थे, सर्दी के लिए ज़्यादा अडेप्टिव थे, ठीक थे, मतलब होमो सेपियंस से ज़्यादा बेहतर थे ये लोग। लेकिन उसके भी बावजूद 27,000 साल पहले पता नहीं कैसे ये लोग विलुप्त हो जाते हैं और अंततः बचता है होमो सेपियंस। इसके पीछे की ये भी थ्योरी दी जाती है कि होमो सेपियंस गॉसिप करने में ज़्यादा बिलीव करते थे, ज़्यादा ये लोग गॉसिप करते थे। इसी वजह से इनकी एक कम्युनिटी बिल्ड होती रही, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे, जिसकी वजह से अंत में केवल हमें होमो सेपियंस की प्रजाति देखने को मिलती है। और ये होमो सेपियंस ही वो प्रजाति थी जिसने सबसे पहले फायर के ऊपर कंट्रोल पाया था। अब ज़रा देखो इन्हें आग का कैसे पता चला होगा। कहीं पे बिजली गिरी होगी, आग जल गई होगी, ये पहले तो उससे दूर भागे होंगे। कहीं पे पत्थर टकराने से थोड़ी बहुत चिंगारी निकली होगी, घास फूस होगी, उनमें आग जल गई होगी। लेकिन जब इन्होंने देखा होगा कि इस आग से केवल इन्हीं को डर नहीं लग रहा, तो बाकी के जानवरों को भी डर लग रहा है, तो इन्होंने सोचा होगा क्यों ना अगर इस आग पे हम मास्टरी पा लेते हैं तो हम इन जानवरों को डरा सकते हैं और अपने आप को प्रिजर्व कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा था, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा था, कूलिंग ज़्यादा होने लगी थी, जिसकी वजह से आइस एज भी आने वाली थी। लगभग 25,000 साल पहले आइस एज स्टार्ट हो जाती है, जो कि 12,000 साल पहले ख़त्म हुई थी। और आइस एज के ख़त्म होने के साथ ही पैलियोलिथिक टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। तो इन्होंने सोचा होगा अगर हम इस पर कंट्रोल पा लेते हैं तो ये बहुत बेहतर चीज़ है, जिससे हम खाना भी पकाएंगे, अपने शरीर को गर्म भी रख सकते हैं और दूसरे जानवरों से खुद को हम बचा भी सकते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने फायर के ऊपर कंट्रोल करना सीखा होगा।
और होता क्या है कि जब 25,000 साल पहले आइस एज आते हैं, हर तरफ बर्फ हो जाते हैं, होमो सेपियंस अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्रबंध कर रहे होते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये लोग क्यों पहाड़ों पे रहा करते थे, क्यों ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे गुफा होती थी, ऐसी जगह पे ये लोग क्यों रहते थे जहाँ पे पास में नदी हो या फिर जंगल होते थे। उनका भी एक लॉजिक है, ऐसे नहीं कि अपने आप जंगलों में रहने लगे। होता क्या है कि अगर हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे देखते हैं तो इसमें जो होमो सेपियंस वाली प्रजाति थी, लोअर पैलियोलिथिक का जो टाइम था, यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने बढ़िया से अपने घर बना रखे थे, बस नेचुरली जो भी केव मिल जाती थी वहीं पे जाके बस जाते थे। जब आप पत्थर वाले रीजन पे जाते हो, विंध्यास सतपुराज रेंज इंडिया में जो है बुर्सहोम, आप जब यहाँ जाते हो तो एक तो ये एज मिल जाता है जब आप ऊंचाई पे होते हो कि जो दूसरी स्पीसीज थी, दूसरे जानवर थे, उन पे आप नज़र रख सकते हो, उनसे अपने आप को बचा सकते हो क्योंकि आप हाइट पे हो। रॉक अपनी शेप ऐसी बना लेती थी कि इन लोगों को एक नेचुरली गुफा मिल जाती थी आराम से रहने के लिए। वो इन्हें बरसात से बचाती थी, ठंड से बचाती थी और बाकी के जानवरों से भी बचाती थी। और पानी के पास रहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पानी पीना ज़रूरी है, डेट्स इट। और भी बता दो, पानी पीना ज़रूरी है, साथ में दूसरे जानवर पानी पीने के लिए आते थे, उनका ये लोग शिकार कर लिया करते थे क्योंकि जानवर कहीं ना कहीं तो नदी में आएगा पानी पीने, वहीं पे ये लोग बैठ जाते थे कि आओ बेटा आके तुम पानी पियो, तुम्हें हम देख लेते हैं। इसलिए नदी इम्पोर्टेंट थी और जंगल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जितना अच्छा जंगल होगा उतनी ज़्यादा खाने की चीज़ें मिलेंगी, रूट्स मिल जाएंगी, फ्रूट्स मिल जाएंगे, लीव्स मिल जाएंगे और अलग अलग प्रोडक्ट भी जंगल के मिल जाएंगे खाने के लिए। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ज़रूरत के बेसिस पे ये लोग वहाँ पे सेटल्ड हुए थे। ऐसे ही नहीं कि ऐसी अपने आप चीज़ें हो गई थी। हिस्ट्री में केवल आपको ऐसी कहानियाँ सुना दी गई थी कि बस ये रट लो, यहाँ पे रहते थे, वहाँ रहते थे, कभी आपको समझाया नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके से समझोगे कि उनकी ये सारी नीड थी, अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, हिस्ट्री समझने का केवल एक तरीका होता है, नीड इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप इतिहास को समझ सकते हो कि आवश्यकता ही हर आविष्कार की जननी होती है। यहाँ पे भी जब उन्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी उन चीज़ों को वो डेवलप करते जा रहे थे अपनी सहूलियत के लिए। इसी तरीके से आज हम नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए खैर अपनी कहानी पर आते हैं, क्योंकि हमने पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पूरा ख़त्म कर लिया। 25,000 साल पहले आइस एज आई थी और 12,000 साल पहले आइस एज ख़त्म हो चुके थे। आइस एज ख़त्म होने का कारण ये था कि एक तो अर्थ की बेल्ट में भी थोड़ी शिफ्टिंग हो रही थी और नई नई ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी जो कि हीट को ट्रैप कर रही थी। जब अगर आप हीट बजट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब हीट ट्रैप होने लगी तो अर्थ का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो जमा आइस थी वो धीरे धीरे साफ़ होने लगी। लेकिन जब आइस साफ़ हुई तब भी नमी रह गई थी ज़मीन में, जिसकी वजह से कुछ नए क्रॉप्स का इवोल्यूशन होने लगा। जो क्रॉप्स पहले नहीं थे, जो प्लांट पहले नहीं थे, ऐसी नई स्पीसीज़ भी अपने आप डेवलप हो गई। और ये लोग अब धीरे धीरे नदी के किनारे तो जाते ही थे कि शिकार हमें मिल जाएगा, और इन्होंने देखा कि नदी के किनारे नई ऐसी स्पीसीज़ आ रही हैं। उन्हें जब खाया और गलती से एक दो बीज आसपास गिर गए होंगे, थोड़े समय बाद देखा कि फिर से पेड़ उगाया। तो इन्होंने देखा कि अगर हम इस कला पे मास्टरी कर लेते हैं जो ये बार बार उग रही है, तो हमें कभी भी शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब ये लोग क्या करते थे, पत्थर के पास इसलिए रह रहे थे क्योंकि पत्थर मिलेगा नेचुरली, तोड़ तोड़ के स्टोन टूल्स बना लेंगे। तो उन्हीं पत्थरों को इन्होंने तोड़ के छोटे और पहले से हल्के स्टोन टूल बनाना शुरू कर दिया। अब जब हमें पहले से हल्के स्टोन टूल मिल गए जिन्हें कि और आसानी से यूज़ करा जा सकता था, उस टाइम पीरियड को हम बोल देते हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड। मेसोलिथिक टाइम पीरियड और ज़्यादा एडवांस टूल बनने लगे थे। हालांकि टूल तो वही थे, कुल्हाड़ी हो गई, ब्लेड हो गए, एक्स चॉपर, यही सब चीज़ें थीं, लेकिन ये पहले से हल्की बनने लगी थी और ज़्यादा शार्पर बनने लगी थी। इस वजह से इस पीरियड को हम नाम दे देते हैं मेसोलिथिक पीरियड, जो कि 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक था। इसे ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि अब जब क्रॉप मिल गया, धीरे धीरे स्टोन टूल्स की मदद से हमने खेती करना सीख ली। थोड़ी बहुत डाल देते थे, वही दोबारा उगाता था, उसी को खा लेते थे। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि जैसे कि एक जगह पे हमने वहाँ के जानवर मार के खा लिए, तो अब हम दूसरी जगह जाते थे नए जानवर की तलाश में। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर करने लगे, एग्रीकल्चर ये तो नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 महीने का वक्त लगेगा। तो जब एग्रीकल्चर करने लगे तो ये वहीं नदी के किनारे सेटल होने लगे। नदी के किनारे इसलिए सेटल होने लगे क्योंकि पानी नेचुरली मिल जाता है, पीने के लिए भी हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए भी हो जाएगा।
नदी के किनारे की जो सॉइल होती है, अलूवियल सॉइल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पे खेती और अच्छे से होती है। इस वजह से इन्होंने छोटे छोटे अपने घास फूस के सेटलमेंट बनाने शुरू कर दिए। ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड पहली बार था जब इंसानों ने अपने घर बनाने स्टार्ट करे थे। और इसी ज़माने में धनुष बाण भी बने थे। वो कैसे बने थे? जब ये लोग नदी के किनारे रह रहे थे तब इन्होंने देखा कि नदी के अंदर भी जानवर हैं, इन्हें भी खा लेते हैं। मछली इन्हें दिखाई दी। अब मछली को निकाले कैसे? पानी में तो डूब जाएंगे। तो जो इनके पास पहले भाले टाइप के हथियार बनाए थे इन्होंने स्टोन के, उनसे मार के ये लोग मछली को निकाल के खाते थे। लेकिन इन्हें लगा कि अगर हम नदी के बीच में जाएंगे, वहाँ पे अगर हम मार के खाएंगे तो ज़्यादा ही मछली मिल जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, कुछ लकड़ियाँ लेके बांधी और नदी के बीच में डाल दी। इन्होंने देखा वो तो तैरने लगी। इसी तरीके से सबसे पहले नाव बनी थी, वो तैरने लगी, उसी के ऊपर लेट के गए और वहाँ पे मछलियों का शिकार करने लगे। शिकार करने के लिए जो पहले भाला फेंकते थे, भाला के पीछे से बार रस्सी और बांध दी कि ज़्यादा पानी के अंदर जाएगा तो रस्सी से खींच लेंगे। इस तरीके से इनके धनुष बाण बनने लगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से अपने आप सारी चीज़ें बनती चली गई। ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने नाव भी बना ली, धनुष और तीर भी बना लिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर की वजह से ही ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई थी। जो आज हम बिजनेस करते हैं ना, वो भी तभी एग्रीकल्चर की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। बताता हूँ कैसे। इसी मेसोलिथिक के टाइम पीरियड में, जो कि 10,000 BC से लेकर के, मतलब कि 12,000 साल से लेकर के 6,000 BC, मतलब कि 8,000 साल तक रहा था। ये 4,000 साल का पीरियड इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इसी पीरियड में जब एग्रीकल्चर धीरे धीरे होने लगा था, तो आपस में, अब जैसे कि मेरे पास मानो अनाज है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप एक बर्तन बनाने लगते हो। अब आपने मुझसे कहा कि अनाज को हाथ में लेकर के तो घूमोगे नहीं, उसे रखने के लिए कुछ चाहिए। आपने कुछ लकड़ियाँ उठाई, उसकी टोकरी बना करके मुझे दे दी। अब आपने मुझे टोकरी दी और टोकरी के बदले मुझसे कुछ अनाज ले लिया, तो इसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। सबसे पहले ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम से ही हुई थी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, आपकी नीड पूरी, और आप अनाज दे करके मेरी भी नीड को पूरी कर दो। इसी को बोला जाता है बिजनेस। बिजनेस आज भी यही होता है। जो बिजनेस की फ़िलॉसफी है यही तो है कि हम दूसरे की जो तकलीफ़ें हैं उन्हें दूर करेंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे दूसरे की जो दिक्कतें हैं, तकलीफ़ हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो इसी को बिजनेस कहते हैं। और ये तभी शुरू हुआ था जब एग्रीकल्चर धीरे धीरे सरप्लस में आने लगा था। ये तो केवल टोकरी का एग्जाम्पल है। इसी की तरीके से बर्तन भी बनने लगे थे मिट्टी के। जैसे कि दूसरा कोई कुम्हार बन गया, उसने क्या करा, मिट्टी ली, उसके बर्तन बना दिए। क्योंकि अनाज पहले जो मीट होता था उसे तो सीधा आग के ऊपर सेक लेते थे। अब अनाज को सीधा तो सेक नहीं पाएंगे, इसीलिए उसके लिए ज़रूरत थी बर्तन की। तो कुछ लोगों ने बर्तन बनाने शुरू कर दिए। इस तरीके से अब कुम्हार भी बनने लगे थे। मतलब कि अब सोसाइटी में अलग अलग लेवल के वर्क होने लगे थे। और इसी टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था जिसे बोला जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ऐसा माना जाता है कि इंसानों ने सबसे पहले मेसोलिथिक एज में जानवर को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा था। और जो पहला जानवर था जिसे डोमेस्टिकेट करा गया होगा वो ज़रूर कुत्ता होगा। क्योंकि कश्मीर के बुर्ज होम से हमें एक बरियल के अंदर से एक बॉडी के साथ एक कुत्ते की भी बॉडी मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले डॉग को डोमेस्टिकेट करा गया होगा। डॉग के साथ देखते देखते जो दूसरे भी जानवर थे जो कि दूध भी देते थे, उन जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करा जाने लगा। पहले ऐसा माना जाता होगा कि ये जो दूध है जानवर का, ये केवल उनके बच्चों के लिए है। जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें अदर किसी फील्ड वर्क में लगा देंगे। जैसे कि जब बैल बड़ा हो जाता है तो उसे एग्रीकल्चर में लगाते हैं। और ट्रेडिंग में भी जो ट्रांसपोर्टिंग का सामान होता है बैलगाड़ी में लगा दिया जाता है। तो इसके लिए रखा जाता था। मीट कंजप्शन के लिए रखते थे। लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि ये दूध केवल इनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। तो उन्होंने उसे डोमेस्टिकेट करना चालू किया और उसके दूध का बाय प्रोडक्ट बना करके और दूध को सेल करना चालू करा, जिससे कि इकोनॉमी में एक और नई चीज़ ऐड हो गई। इस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। और जब सोसाइटी में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही थी तो ज़रूरत थी अब हमें नए स्टोन टूल्स की। तो अब टाइम ऐसा आता है जो स्टोन टूल थे वो पहले से और ज़्यादा हल्के और ज़्यादा शार्पर एंड डिफरेंट वेराइटीज़ के स्टोन टूल्स हमें मिलने लगते हैं। फिर इस एज को नाम दिया जाता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का मतलब नव पाषाण युग, जहाँ पे पत्थर के जो बने स्टोन थे वो और छोटे और अच्छे हो चुके थे, ईजी टू यूज़ हो चुके थे। और यही वो टाइम था जहाँ पर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं लोग। और यही न्यूलिथिक वो टाइम था जब आपको सबसे पहले सिटी इमर्जिंग होती हुई दिख जाती है।
अब सिटी का इमरजेंस क्यों हुआ था? एक बात को आप नोटिस करना, दुनिया की जितने भी पॉपुलेटेड और बड़ी सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर आपको बैंक ऑफ रिवर पे मिलेंगी। जैसे कि आप जो गंगा का बेल्ट देखोगे, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड बेल्ट है। उसका कारण यही है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर चाहिए वो हमें नदी से मिलता था, और अलूविलियल सॉइल होने की वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर हम देखते हैं। अब न्यूलिथिक एज में जब इनके स्टोन टूल्स और अच्छे होने लगे थे तो ईजिली अब ये लोग जंगलों को काट पा रहे थे, जंगल को काट रहे थे, ज़मीन को अच्छी तरीके से जोत कर फर्टाइल बना रहे थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपस में अब गाँव के ट्रेड होने लगते हैं। जो गाँव सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस में जाता था, मतलब कि इतना एग्रीकल्चर करता था कि उससे उसकी तो नीड पूरी होती थी, साथ में जो आसपास के गांव थे, दूसरे गांव थे, उनकी भी नीड उनसे पूरी होती थी। ऐसे गांव फ्लरिश करने लगते हैं, जिनकी वजह से जब एग्रीकल्चर ज़्यादा था, आसपास के गांव के साथ उनकी ट्रेडिंग होती थी। अब ट्रेडिंग हो रही थी तो जो रिवर थी, रिवर के जरिए ये लोग ट्रेडिंग को अंजाम दे रहे थे। जैसे कि जो रिवर थी उनमें अब बोटिंग सिस्टम से भी ये लोग ट्रेडिंग करते थे। जो सिटी लैंडलॉक थी उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि वो केवल लैंड के जरिए ट्रेड कर पाते थे, लेकिन जो पानी के किनारे होती थी तो वो नाव बना करके पानी से भी ट्रेड करते थे। इस वजह से जितनी बड़ी सिटीज़ हैं या जितने बड़े किंगडम हुए वो पानी के किनारे पे स्टेबलाइज हुए थे। अब केवल ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का नहीं हो रहा था, जो अलग से भी चीज़ें निकल के आई थी सोसाइटी में, जो अलग अलग स्किल आई थी, चाहे वो पॉटरी की हो, बर्तन मेकिंग की हो, या फिर अब तो ऑर्नामेंट भी बनने लगे थे, ज्वेलरीज बनने लगी थी, सेमी प्रीसियस स्टोन्स की ज्वेलरीज बनने लगी थी, जो कि बाहर हम दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ में ट्रेड करते थे। तो जिस विलेज ने जितना ज़्यादा ट्रेड करा वो उतना ही ज़्यादा फ्लरिश होता गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, धीरे धीरे जो गांव थे वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे थे, और जो पहले ऐसी सेटलमेंट होता था कि झोपड़ी लगा दी या फिर मिट्टी की सेटलमेंट थे, वो धीरे धीरे स्टोन की सेटलमेंट में तब्दील होने लगे थे। बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी थी। पहले लोगों में प्रगति को लेकर के प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं था। उन्हें लगता था ये प्रगति है, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए, जितना हमें मिल रहा है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन जब यहाँ पे पैसे का, रुपए का कंसेप्ट बनने लगा, तब उनके अंदर प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट आ गया। ये ज़मीन नहीं है, ये कोई प्रगति नहीं, ये कोई हमें ईश्वर ने नहीं दी है, बल्कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो उसकी है प्रॉपर्टी। और जब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया तो जिन हथियारों का यूज़ अपने आप को जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए होता था, अब उन हथियारों का यूज़ होने लगा था दूसरे इंसानों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ में दूसरे इंसान की अगर प्रॉपर्टी पे कब्जा भी करना है, हथियार ले जाओ, उससे निपटा दो। इस तरीके से अब हथियारों का यूज़ होने लगा था। लेकिन कम से कम इस एज में एक बात तो ठीक थी कि इंसानों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा जाता था। मतलब कि अभी तक वुमेन को एज अ प्रोडक्ट या फिर एज अ अपनी प्रॉपर्टी कोई भी ट्रीट नहीं कर रहा था, उन्हें भी केवल एक इंसान ही माना जाता था। हाँ, तो अपनी कहानी पर वापस आते हैं और बड़े बड़े सेटलमेंट होने लगे थे। उन सेटलमेंट्स की वजह से इसी न्यूलिथिक एज में एक और एज आती है, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज का मतलब ये हुआ, चालको जो वर्ड है इसका मतलब हुआ कॉपर, और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। कॉपर स्टोन एज, मतलब कि जहाँ पे कॉपर का भी यूज़ होता था, स्टोन का भी यूज़ होता था। इसका भी टाइम पीरियड वैसे न्यूलिथिक के एज के अंदर है। इसी चालकोलिथिक पीरियड टाइम पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि इंडियन सबकंटिनेंट की पहली अर्बन सेटलमेंट थी। पहली अर्बन सेटलमेंट, इसका मतलब कि अब बड़े बड़े शहर बनने लगे थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चाहनुदारो, लोथल, धोलावीरा, ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स, बड़े बड़ी सिटीज़ इमर्ज हो रही थी। लेकिन इसी के साथ में सोसाइटी में कई रिचुअल्स भी आ चुके थे। कई रिचुअल्स की अगर जैसे मैं बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पशुपति महादेव की सील मिलती है, कुछ गैमेट्स मिलते हैं, यज्ञशालाएं भी मिलती हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि सोसाइटी में अब रिचुअल्स होने लगे थे। हालांकि हमें कोई बड़े मंदिर या कोई बड़ा टेम्पल या पिरामिड जैसे कि इजिप्ट में है, ऐसे स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी में नहीं मिलते। लेकिन फिर भी जो हम ताबीज देखते हैं तो ऐसा लगता है ये लोग जादू टोना या फिर अंधविश्वास में ज़्यादा ही इनकी श्रद्धा रही होगी। और पशुपति महादेव की सील ये भी बताती है कि या तो ये कोई यौगिक पोस्चर के बारे में बताना चाहते होंगे, या फिर ज़रूर यहाँ पे महादेव की पूजा होती होगी। और यज्ञशालाएँ मिलती हैं, जिनसे ये तो पता चल चुका था कि सोसाइटी में एक रिचुअल होता था। और जो ग्रेट बाथ सबने सुन रखा होगा, एक बड़ा सा इन लोगों ने ग्रेट बाथ तालाब बना रखा था,
उसके आसपास चेंजिंग रूम भी बने थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ एक खास इनका रिचुअल होगा, तो सब लोग एक साथ वहीं पे नहाते थे होली वाटर में, जिसके बाद पवित्र होकर वो लोग अपने अलग अलग काम करते थे। इनकी सिटी प्लानिंग वर्ल्ड में उस टाइम पर सबसे अच्छी हुआ करती थी। ग्रिड लाइक पैटर्न पूरी सोसाइटी में देखने को मिलता है। धोलावीरा और अगर हड़प्पा की बात करो तो ग्रिड लाइक पैटर्न हर जगह देखने को मिलता है। मतलब कि अप्रॉक्स 90 डिग्री में जो रोड होती थी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी, कट कर रही होती थी। और अगर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पर डस्टबिन्स भी रोड के किनारे देखने को मिलती थी। इनका ड्रेनेज सिस्टम दुनिया की आज भी ऐसी कई सिटीज़ हैं, हालांकि इंडिया की जो दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज़ हैं उनसे काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि पूरा ऊपर स्लैब से कवर था। बीच में कहीं पे होल्स भी होते थे जिनके की ढक्कन खोलकर उनके अंदर जाकर टनल को साफ भी करा जाता था। और उस टाइम पर भी स्ट्रीट लाइट लगी होती थी। इनके घर की जो डिज़ाइन होती थी, पूरे शहरों की घर की डिज़ाइन एक ही तरीके की होती थी। मतलब कि उन सबके दरवाजे एक तरफ को होते थे। और प्राइवेसी को लेकर इनका कुछ खासा ध्यान था। जैसे कि जो मेन डोर होता था घर का, वो कभी भी सामने जो मेन रोड होती थी उसकी तरफ नहीं खुलता था, ना घर की खिड़कियां उसकी तरफ खुलती थी। 2 मंजिला 3 मंजिला भी घर मिलते हैं। हर घर में उनका खुद का एक वेल सिस्टम मिलता था। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था कि बाथरूम से सीधी लाइन जा करके या तो स्ट्रीट चैनल से कनेक्ट होती थी, या फिर जो गड्ढा भी होता था वो जिप्सम और मोटार का बना होता था, जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता था। उस टाइम की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतने बेहतर ड्रेनेज सिस्टम को देखकर लगता है कि ज़रूर वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस रहे होंगे। लेकिन आप ज़रा चीज़ नोटिस करिए, ये सारी चीज़ें इस तरीके से इवॉल्व क्यों होती जा रही थी कि पहले एक प्री हिस्ट्री का टाइम था। प्री हिस्ट्री उसे बोलते हैं जिस समय पर राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री आती है, जब राइटिंग डेवलप हो चुकी थी लेकिन उसे हम डिकोड नहीं कर पाते, मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्री हिस्ट्री तो अभी तक जो मेसोलिथिक का पूरा मैं आपको बताते आया वो प्री हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री जो मैं आपको IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा हूँ, ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है। तो मैंने जो आपसे सवाल करा था कि ज़रा दिमाग लगाइए कि ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई। अभी जो हमने पूरी कहानियाँ पढ़ी, उन कहानियों से आप एक चीज़ तो अच्छी तरीके से समझ गए हैं, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न था और कैसे चीज़ें डेवलप हुई वो भी आप समझ चुके हो। लेकिन ज़रा एक चीज़ ऐसी रह गई जिस पे आपका ध्यान नहीं गया कि पहले इंसान को अपनी बेसिक नीड के लिए, जो बेसिक नीड होती है खाने के लिए, पानी के लिए, संघर्ष करना पड़ता था। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जब न्यूलिथिक टाइम में आते आते ये चीज़ें डेवलप हो चुकी थी, जिसके लिए खाना पानी के लिए, अपने लाइफ की सेफ्टी के लिए इन्हें सोचना नहीं पड़ता था, तब इनकी आर्ट फॉर्म धीरे धीरे डेवलप होती चली गई। मतलब कि जब इंसान जो उसकी जिंदा रहने की, उसकी जीवित रहने की जो बेसिक नीड है, वो नेसेसिटीज़ अपने आप जब तक फुल नहीं होंगी तब तक इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जरा मानिए अगर मैं आज की कंडीशन ऐसी लेता हूँ कि एक गांव है, वहाँ पे लोगों को पानी लेने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, दूर नदी के किनारे जाना फिर आना, और पानी की बड़ी बचत करनी पड़ती है। उनके पास खाना खाने के लिए खाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत करके कैसे भी गुजारा चलाते हैं। तो उनका विकास कैसे हो पाएगा? उनका तो पूरा दिन इसी चीज़ में निकल जाएगा कि मैं कैसे अपने आज की ज़िंदगी की, आज के भरण पोषण के लिए व्यवस्था करूं। तो वो आर्ट एंड कल्चर या स्टडीज़ की तरफ कैसे जा पाएंगे? और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही थी, वो हमें इस चीज़ का सबूत देती है कि ज़रूर ये लोग अपनी बेसिक नीड तो पूरी कर ही रहे थे, उसके साथ ये लोगों की जो लग्जरियसनेस थी वो भी पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आर्ट एंड कल्चर में एडवांसमेंट और एजुकेशनल एडवांसमेंट इनकी अपने आप होती जा रही थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेकअप का यूज़ करा जाता था, और केवल औरतें नहीं, आदमी भी मेकअप का यूज़ करते थे। और इस टाइम पे इंडिया में व्हील का भी इन्वेंशन हो ही चुका था, ब्लॉक कार्ट होती थी, बड़ी बड़ी शिप से दूसरी जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ में ट्रेड भी हुआ करते थे, जिसके कुछ सबूत भी हमें मिले हैं, जैसे कि सील्स मिले हैं, और यहाँ की कुछ चीज़ें वहाँ पर, वहाँ की कुछ चीज़ें यहाँ पर भी मिली हैं। और मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात हमारी सिविलाइजेशन की ये थी कि हमारी सिविलाइजेशन में ब्रंट ब्रिक्स हुआ करती थी, मतलब कि जो भट्टे में डाल के ईंटें पकाई जाती हैं ना, और उन सारी ईंटों का सेम रेशियो, सेम वेट होता था, जबकि ऐसा किसी भी सिविलाइजेशन में कभी नहीं देखने को मिला।
इंडियन सिविलाइजेशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी थी। इसका स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स निकालने के लिए भी इन्होंने अलग अलग टूल्स बना रखे थे, जो कि दूसरी सिविलाइजेशंस में हमें देखने को नहीं मिलता। और प्रीसियस और सेमी प्रीसियस मेटल और स्टोन्स की, गोल्ड की भी अलग अलग चीज़ों की ज्वेलरीज भी देखने को मिलती थी इस टाइम पर। मतलब कि यहाँ पे दो तरीके के सोशल स्ट्रेटा होंगे, एक तो अमीर लोग होंगे और एक गरीब लोग होंगे। सिटाडेल भी देखने को मिलता है। सिटाडेल का मतलब होता है सोसाइटी को इन्होंने दो हिस्सों में बांट रखा था। मतलब कि वेस्ट की तरफ एक जो सिटी बनी थी तो एक सिटी, लेकिन वेस्ट की तरफ जो लोग थे वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करते थे, लेकिन घर बहुत कम थे। और जो ईस्ट की तरफ घर बने थे वो घर छोटे होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा घर थे। अप्रॉक्स 90% घर ईस्ट की तरफ बने होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि वेस्ट की तरफ ऐसे लोग रहते होंगे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, एलाइट क्लास के लोग थे। ऐसी एक हमें मेल टॉर्सो भी मिलता है, जो कि सॉल डाल के एक प्राइस्ट की तरह इमेज है, लेकिन हमें पता नहीं कि उस टाइम पे ये प्राइस्ट होगा या क्या होगा, लेकिन ऐसी मिलता है तो इससे अनुमान लगाते हैं कि ये ज़रूर किसी ना किसी एलाइट क्लास का होगा। अब तक सोसाइटी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी थी, मतलब कि अर्बनाइजेशन भी हो चुका था, और बाकी का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था, डेयरी प्रोडक्ट था, आसपास के गांव से आता था, और ट्रेडिंग सिस्टम पूरा शहरों का चलता था। अलग अलग चीज़ें भी बनने लगी थी। और उस टाइम के जो बरियल्स भी हमें मिलते हैं, वहाँ से भी हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। चालकोलिथिक के जो बरियल हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि ये मेगालिथिक बरियल थे। मेगालिथिक बरियल का मतलब होता है बिग स्टोन टूल्स के बरियल, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो कुछ ऐसे बरियल थे जिनके एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी, फिर तीसरी बॉडी, मतलब कि एक ही बरियल में एक परिवार के कई लोग दफना दिए जाते थे। और कुछ बरियल ऐसे थे जहाँ पर सिंगल बॉडी मिलती है। इनाम गांव में भी बरियल था, कयाथा कल्चर में बरियल था, और इस टाइम पर हर जगह छोटे छोटे कल्चर खुद में इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहे थे। उनके सबके अलग अलग सिस्टम थे। तो रिचुअल्स में अगर देखें तो इन चीज़ों में सब में एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि बरियल्स में जब ये लोग गाड़ते थे, उसी के साथ में उनका पैट हो गया, कुछ खाने के सामान हो गए, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस मेटल, मतलब कि जो उनकी क्षमता रहती होगी, जितने भी वो अमीर होंगे उस हिसाब से वो वहाँ पे प्रीसियस और सेमी प्रीसियस मेटल को रखते थे। प्रॉपर्टी के कंसेप्ट आने से इंसान बस इंसान से दूर हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो डेवलप नहीं हुआ था, वो थी एजुकेशन सिस्टम, वो थी राइटिंग, ऐसी राइटिंग जो कि हम समझ सकें। और उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स। पॉलिटिकल सेंटर्स ऐसा माना जाता है कि अभी तक नहीं बने थे। धीरे धीरे 3500 साल पहले अभी से ऐसा माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गए थे। अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं कि आर्यन ने ख़त्म कर दी, आर्यन आए बाहर से, उन्होंने इन्वेड करी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी थ्योरीज हैं कि नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से धीरे धीरे वही लोग ईस्ट की तरफ शिफ्ट होते गए और वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। 3500 साल पहले शुरुआत होती है ऋग्वैदिक एज की। ऋग्वेदा जो कि पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन ह्यूमन टेक्स्ट है। तो ऋग्वेदा में कई 1028 हाइम्स हैं, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात है कि ऋग्वैदिक सोसाइटी, यहाँ पे जो राजा होता था, राजन बोलते थे। बेसिकली जो लोग होते थे उन्हें जन बोला जाता था। जन का मतलब हुआ ट्राइब, और उस जन को जो हेड करता था उसे राजन बोलते थे। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें सभा और समिति थी। सभा समिति ये दो टाइप की काउंसिल थी। सभा का मतलब होता है असेंबली ऑफ द एल्डर्स, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट लोग होंगे उस राज्य के, वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे। और समिति का मतलब होता था कि हर लोग, चाहे कोई भी ऑर्डिनरी पीपल हो, आम इंसान हो, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन सभा और समिति की यहाँ पे एक बात अच्छी थी कि यहाँ पे अभी भी वुमेन्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं करा जा रहा था। यहाँ पे वर्ण सिस्टम जरूर आ चुका था, लेकिन कास्टिज्म नहीं आया था, जिसकी वजह से सब लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। और इसी टाइम पर पॉलिटी ऐसी हो चुकी थी कि जो राजन होता था, राजन यहाँ पे इलेक्टेड होता था, सिलेक्टेड नहीं। सब लोग मिलके एक इंसान को सिलेक्ट करते थे, वो राजा बनता था। टैक्स सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, लोग ईमानदार होते थे। तो 10% टैक्स, मतलब कि जो भी चीज़ें होती थी प्रोड्यूस हुआ, उसका 10% राज्य को दिया जाता था कि राज्य अच्छी तरीके से चल सके। अभी तक कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, मतलब कि अगर कुछ प्रोटेक्शन के लिए या आपस में जो युद्ध भी होते रहते थे, तो उसमें जो लोग कुम्हार हैं, जो खेती कर रहे, वही लोग सेना में भी भर्ती हो जाते थे। वो लोग आर्मी मैन भी थे और उसी के साथ अपना दूसरा काम भी करते थे।
और सबसे पहली बार इसी टाइम पे स्पाई सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। जो इनके क्लैन के एल्डर्स होते थे वो स्पाई सिस्टम को यूज़ करते थे दूसरे आसपास के जो राज्य होते थे उन पे नज़र रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे राजा की पावर इन्फिनाइट नहीं हुआ करती थी। पूरी सभा समिति से जो निर्णय आता था राजा उसी के आधार पे चलता था। लेकिन धीरे धीरे ये टाइम बीतता है, 500 सालों का समय बीतता है। समय आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें कि बाकी के 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए, जिनमें कि ब्राह्मण सूत्रास जो कि वेदों को डिकोड करते थे वो लिखे गए, अरंक्यास जो कि जंगल में जो रिचुअल होते हैं वो लिखे गए। टाइम आ चुका था लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BC से लेकर के 600 BC का टाइम पीरियड था। मतलब कि 3000 साल से लेकर के 2600 साल, मतलब कि 400 साल का ये टाइम पीरियड था। और इसी टाइम पीरियड में एक और चीज़ होती है जो कि इंसानी सभ्यता को पूरी तरीके से बदल के रख देती है, और वो थी आयरन की खोज। इसी एज को आयरन एज भी बोला जाता है। इंडिया में सबसे पहली बार इसी टाइम पीरियड में आयरन की भी खोज हुई थी। आयरन की खोज यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जिन राज्यों के पास आयरन आ चुका था उनसे हथियार बनाना और टूल्स बनाना और ज़्यादा आसान हो चुके थे। खैर अभी हम इनकी बात करेंगे, पहले हम लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं। लेटर वैदिक सोसाइटी में हुआ क्या, जो जन थे वो अब जनपद बनने लगे थे। जनपद बोला जाता है कि जहाँ पे जन के कदम पड़े वो जनपद हो गया। मतलब कि ये जो क्लैन थे अब अपने छोटे छोटे साम्राज्य डेवलप करने लगे थे। पहले कोई साम्राज्य नहीं था, अब ये लोग अपने साम्राज्य बनाने लगे थे। और इस टाइम पीरियड पर कास्ट सिस्टम भी डेवलप हो चुका था। अब ये जो जनपद थे यहाँ पे जो राजा होता था वो एब्सोल्यूट पावर होती थी उसके पास। अब राजा का इलेक्शन नहीं होता था, अब राजा यहाँ पे सिलेक्टेड होते थे। वुमेन्स की पावर बहुत कम हो चुके थे। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ तो वुमेन्स को अब ये टाइम पीरियड ऐसा आ चुका था जहाँ पर वुमेन्स को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था कि ये इंसान नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो जीत लेगा उसका उपभोग करेगा। अब इंसानों में भी उन्होंने वुमेन्स की एक अलग ही कैटेगरी निकाल दी थी, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया था। तो इस टाइम पीरियड की सबसे बेकार बात यही थी। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं था, बस पॉलिटी का ये परिवर्तन हो चुका था। जो फिलॉसफी थी पहले की वैदिक काल की वो बदल चुकी थी, अभी फिलॉसफी पे भी आएंगे। और यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिगिड हो चुका था। इकोनॉमी वैसी थी, पेस्ट्रोल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल और ट्रेडिंग इकोनॉमी। लेकिन अगर फिलॉसफी की बात करें तो पहले हम ऋग्वैदिक फिलॉसफी की बात करते हैं। ऋग्वैदिक फिलॉसफी में एक तो वुमेन्स का बता चुका है, ना कास्टिज्म था ना वुमेन्स का ऐसा कुछ था कि वुमेन एक मैन से अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर हमें अपाला जैसी लेडीज़ भी मिल जाते हैं जो कि वेदों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रही थी। और वैदिक काल में ऐसी कई वुमेन्स हमें मिलती हैं जिनका कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऋग्वेदा में था। और जो पूजा होती थी वो प्रकृति की पूजा होती थी। अभी तक कोई भी ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कोई देवता नहीं थे, या कोई भी डिस्ट्रॉयर प्रिजर्वर जैसा कुछ नहीं था। इंद्र की, अग्नि की, सूर्य की, वायु की और कई ऐसी थी जैसे कि गॉडेस ऑफ द अर्थ, गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट, उनकी भी पूजा होती थी जो कि फीमेल डाइटीज थी। लेकिन जो ये लेटर वैदिक पीरियड की फिलॉसफी थी ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। इसी वजह से इस टाइम पर सनातन धर्म को ब्राह्मणिज्म भी बोला जाने लगा कि ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, क्योंकि ब्राह्मण सिस्टम इतना ज़्यादा रिगिड हो चुका था। कास्टिज्म ब्राह्मण ला चुके थे अपने नए नए तौर तरीके, जिन्हें कि धर्म सूत्र बोला जाता था कि ये तो धर्म की बात है, ये रिलीजियस ड्यूटी है, इसे तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर चुके थे। वुमेन्स की भी जो पावर थी या पोस्ट थी उसे भी कम कर चुके थे। अब यहाँ की फिलॉसफी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा वो आपको महाजनपद एज में देखने को मिलेगा। अब थोड़ी हम आयरन की भी बात कर लेते हैं। तो जब लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज जिन राज्यों के पास में हुई वो राज्य सबसे ताकतवर बने और वही राज्य आगे चलकर महाजनपद में तब्दील हुए। महाजनपद मतलब किंगडम्स, बड़े बड़े राज्य साम्राज्य जिनकी की लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज होती थी, उसमें तब्दील होते गए। आयरन के मिलने की वजह से जो पहले स्टोन टूल्स बना करते थे या फिर कॉपर या फिर ब्रोंज के टूल्स होते थे, अब वो आयरन के टूल में कन्वर्ट हो चुके थे। मतलब कि जो लोहा था, लोहे ने इंसान की किस्मत को पूरी तरीके से बदल दिया। अब आप खुद सोचिए, जो लोहे के औजार हैं वो पहले के औजारों से ज़्यादा पैने, ज़्यादा ताकतवर और हल्के भी होते थे, इजी टू यूज़ होते थे। केवल हथियारों की बात नहीं, जो टूल्स भी होते थे, मतलब कि अगर एक छोटी से छोटी कील भी है तो पहिया घूम रहा है वहाँ पे कील भी ठोकी जाती है। पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब कील भी बन चुकी थी और उसी लोहे का हथौड़ा भी बन चुका था।
एग्रीकल्चर के लिए फावड़ा भी, हल भी बन चुका था और पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी भी अच्छी बन चुकी थी। इसी वजह से बोला जाता है कि लोहा सबसे बड़ी खोज थी ह्यूमन सिविलाइजेशन की। ना केवल इतना, जो बोट पहले लकड़ी की बनती थी, अब वो बड़ी बड़ी शिप बनने लगी थी विद द हेल्प ऑफ आयरन। अलग अलग सिस्टम डेवलप होने लगा था, सील्ड बनने लगी थी लोहे की और आप जितनी चीज़ें इमेजिन कर पाएँ वो सारी चीज़ें बनने लगी थी। अलग अलग हथियार बनने लगे थे। जो बाहुबली में हथियार देखा था ना, जो उसे मुसली करके कुछ कहते हैं, जो ऐसे चक्र की तरह आगे चलता था, घोड़े दौड़ते थे, भल्लाल देव का, वैसा रथ असली में था पहले। अमरशिला कंटक, जो बाहुबली जिस पत्थर वाली मशीन का यूज़ करता था, वो असली में मशीन थी। ये सारी चीज़ें असली में बनने लगी थी, रथ बनने लगे थे। और पहले जो बाण लकड़ी के हुआ करते थे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे, वो अब लोहे के बनने लगे थे, जो कि और ज़्यादा पैने और ज़्यादा घातक हो चुके थे। अब जरा मानिए कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई दूसरा तोड़ तो था नहीं उस समय पर, कोई दूसरा जवाब नहीं था, तो आप क्या करोगे? अपने आसपास जितने किंगडम हैं, जितने राज्य साम्राज्य हैं, उनमें खुद में ही तो विलय करोगे। आप जीतते चले जाओगे हर चीज़ को। ठीक यही हुआ। और अब आपको मैं राज्य साम्राज्य का भी कंसेप्ट बताऊंगा। होता क्या है कि नारद स्मृति हमें बताती है कि राज्य साम्राज्य केवल आपको प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं और सही मायने में एक समाज की व्यवस्था अच्छी तरीके से चलती रहे, सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए राज्य साम्राज्य का कंसेप्ट आया था। नारद स्मृति अगर मैं आपको सीधे तौर पे समझाऊं, जैसे कि पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, जो हफ्ता वसूली होती है कि अगर तुम मुझे हफ्ता दोगे तो मैं प्रोटेक्शन दूंगा। अब किससे प्रोटेक्शन दोगे? मैं अपने आप से तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा कि मेरे गुंडे आके तुम्हें लूटेंगे नहीं। ठीक यही था ये जो राजशाही का सिस्टम है कि बाहर से कोई आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। हम एक यूनिटी बना करके रहेंगे, एक कम्युनिटी बना करके रहेंगे, इसीलिए राजा को बनाया गया। लेकिन जब राजा के अंदर वो लालच आने लगा तो वही सिस्टम मोनार्की सिस्टम में तब्दील हो गया। मतलब कि जो सिस्टम पहले रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वही सिस्टम किस में तब्दील हो गया? मोनार्की सिस्टम में। राजा अब राज्य को अपनी संपत्ति समझने लगा था और लोगों को अपना गुलाम समझने लगा था। तो टैक्स पहले इसलिए दिया जाता था ताकि राजा एक आर्मी स्टैंड कर सके और राज्य को सुचारू रूप से चला सके। अब वो टैक्स राजा अपनी संपत्ति, अपनी बापौती समझने लगा था। इसी की वजह से अब धीरे धीरे लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज होने लगी थी। मतलब कि जो ये सैनिक है, सोल्जर है, ये भी अब एक प्रोफेशन होने लगा था। पहले ये कोई प्रोफेशन नहीं था, पहले तो पार्ट टाइम बेसिस पे सुरक्षा के लिए इस काम को करते थे। लेकिन अब लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज बनने लगी थी, क्योंकि अब साम्राज्य को बढ़ाने का वक्त आ चुका था, अब विस्तार का वक्त आ चुका था। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जंगल काटने, अच्छी एकदम लोहे की कुल्हाड़ी है, जल्दी आराम से जंगल कट जाएंगे। खेत जोतना है, लोहे का हल है, लोहे का फावड़ा है, लोहे की खुरपी है, उसकी वजह से खेत को हम और अच्छी तरीके से जोत पाएंगे। और अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी लोहे का यूज़ होता था, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से इवॉल्व हो चुका था। अब मैं आपको महाजनपद के रियल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मगध, बिहार का रीजन, वहाँ पे भी उनके पास में आयरन माइन थी और देखते देखते 6 बड़े बड़े महाजनपद बन जाते हैं। ऐसे तो 16 महाजनपद थे, लेकिन 6 मेन महाजनपद थे, जैसे कि वज्जी, मल, चेदी, वत्स्य, सूरसेन, मगध, ऐसे ही करके 16 महाजनपद बन जाते हैं। ये सबसे पावरफुल किंगडम थे उन टाइम के, और उनमें से भी 6 किंगडम बहुत पावरफुल थे, जिनमें से कि मगध सबसे बड़ा किंगडम निकलता है, सबसे पावरफुल किंगडम मगध निकलता है। मगध की जरा ज्योग्राफी की बात करते हैं। मगध के पास कई रिवर थी, गंगा रिवर भी मगध के पास आती थी, सोन, दामोदर रिवर थी, वो भी मगध के पास आते थे, और मगध के पास आयरन ओर भी था। मतलब कि एग्रीकल्चर भी अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी, ट्रेडिंग भी अच्छी होगी, साथ में हमारे पास जो आयरन ओर है उससे हम हथियार भी अच्छे बनाएंगे, दूसरे साम्राज्यों को भी अपने में विलय करेंगे, क्योंकि हमसे ताकतवर कौन? कोई नहीं। आगे चल के हम मगध को भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और आसपास की जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बेकार हो चुका था, फिलॉसफी बहुत ज़्यादा रिगिड हो चुकी थी, ब्राह्मणिज्म फिलॉसफी बढ़ चुकी थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आगे चल के इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी ब्राह्मणिज्म से परेशान होकर के नए सेक्ट निकलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी बहुत अगर मैं आपको फिलॉसफी की भी बता देता हूँ, जैसे कि बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, अजीविका, अजनाना और चारवाक, ये थे
हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी मतलब कि नास्तिक फिलॉसफी, जो कि वेदों पे विश्वास नहीं करते थे। बाकी के 6 फिलॉसफी होते हैं सद दर्शन, जो कि 6 फिलॉसफीज थी जो कि सीधे वेदों के ऊपर आधारित थे। न्याय, योग, विशेषिका, मीमांसा, ऐसे करके 6 फिलॉसफी ये थी जो कि वेदों को मानते थे। अभी इन फिलॉसफी को डिटेल में तो हम नहीं देखेंगे, केवल बौद्धिज्म और जैनिज्म को देखेंगे। बौद्धिज्म और जैनिज्म ब्राह्मणिज्म के खिलाफ में आए थे। जैसे कि ब्राह्मणों में वुमेन को एक आइडियलाइज करके रख दिया था कि वो एक संपत्ति होगी। जिस तरीके से शूद्र जातियाँ आ चुकी थी कि ये शूद्र है, ये तो छुआछूत है, अनटचेबल जाति ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, जो लोग मरने के बाद देह संस्कार करते हैं उन्हें छुआछूत बोला जाता था। वो अगर मेन सोसाइटी में आ जाते थे, पहली बात रात में उनका आना तो बिल्कुल वर्जित था, केवल वो दिन में आ सकते थे, और आते थे तो कोई ताली बजाता था, कोई डंडा लेकर के चलता था, जिसकी वजह से जो बाकी की सोसाइटी के लोग हैं वो उन्हें देखे भी ना, क्योंकि ये उनके लिए एक श्राप जैसा होगा कि अगर उन्होंने मलिच्छों को देख लिया। छूना तो बहुत दूर की बात थी। और इस समय पर दास प्रथा भी आ चुकी थी, मतलब कि इंसानों को भी केवल एक रिसोर्स समझा जाने लगा था कि अगर मेरे पास ज़्यादा रुपए हैं, मैं ज़्यादा धनाढ्य हूँ, तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। और इस तरीके से दासों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। और ज़्यादा युद्ध होने की वजह से, इस खराब फिलॉसफी की वजह से फिलॉसफी आना शुरू हो जाती है वैदांतिक फिलॉसफी, बौद्धिज्म, जैनिज्म फिलॉसफी। वैदांतिक फिलॉसफी दोबारा से सनातन धर्म को जीवित करती है, और बौद्धिज्म और जैनिज्म फिलॉसफी इनके काउंटर में आती है। चलिए तो अब हम बौद्धिज्म से शुरुआत करते हैं। हम पूरी कहानी को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के साथ कुछ लोग आए थे, कुछ राजपुरोहित आए थे, जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये आगे चलकर या तो इतना महान राजा बनेगा कि ये पूरी दुनिया को जीत लेगा, या फिर ये सन्यासी बन जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सन्यासी बनकर भी वो पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो ऐसी कुछ कहानी हमें इतिहास में मिलती है, जो कि मुझे तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये कुछ सच नहीं लगती मुझे। बाद में मन गढ़ंत ऐसी कहानियाँ बना दी गई जो कि बौद्धिस्ट ग्रंथों में उन्हें मिला दिया गया, पुराणों में भी ऐसी कहानी मिला दी गई। बाद में महात्मा बुद्ध को भी भगवान बना दिया जाता है, हालांकि वो एक अलग कंसेप्ट है। तो अगर हम बौद्धिज्म को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो हमें पता पड़ता है उस समय की दिक्कतें, जैसा कि अभी हमने आगे डिस्कस करा था। हो क्या रहा था सोसाइटी में, ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। थोड़ी बात ब्राह्मणिज्म की करते हैं। ब्राह्मणिज्म क्या था कि जो लोग इन्हें पैट्रियोट करते थे, जो लोग जैसे कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे, उन्हें तो ये हायर वर्ण में रख दिया करते थे। ऐसा सच में होता था, मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। जैसे कि जब जो शक थे वो जब बाहर से आए तो पहले इन्होंने कहा ये मलिच्छ हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ब्राह्मणों ने उन्हें भी क्षत्रिय के अंदर इंक्लूड कर लिया। और ऐसे ही जब कुषाण आए तो कुषाण भी इन्होंने कहा ये लोग बाहर के लोग हैं, इनसे दूर रहेंगे। लेकिन जब कुषाणों ने भी इन्हें पैट्रियोट करना चालू करा तो ब्राह्मणों ने कुषाणों को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लिया कि ये भी क्षत्रिय वर्ण में आ जाएंगे। ऐसे ही करके जो बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, अलग अलग ट्राइब थी, उन जनजातियाँ भी जो लोग ब्राह्मणों को पैट्रियोट करते थे, मतलब कि दान दक्षिणा दिया करते थे, उनका सम्मान करते थे, उन्हें ब्राह्मण ऊंचा पद दे दिया करते थे। और इन्होंने इस टाइप का रिगिड सिस्टम बना के रख दिया था, जैसे कि जो अनटचेबल्स की हमने बात करी थी कि अनटचेबल सोसाइटी में आ नहीं सकते, और अगर वो दिन में आएंगे तो ताली बजा करके आएंगे, डंडा लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से लोग उनसे दूर हो जाए, उन्हें देखे तक ना, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। इस टाइप की कुरीतियाँ सोसाइटी में आ चुकी थी। छोटे से छोटा काम कराना होता था, ये यज्ञ कर दो, और राजाओं महाराजाओं का तो अलग ही चलता था। उनसे ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, जिनके कि अगर तुम्हें टेरिटरी ज़्यादा करनी है घोड़ा ढील दो। से नए नए यज्ञ, नए नए सेक्रीफाइसेस ब्राह्मणों ने निकाल दिए थे, जिससे कि जो सबसे ऊपर वर्ण सिस्टम में हायरार्की थी वो ब्राह्मणों की बन गई थी। लेकिन जो बाकी छोटी कास्ट के थे, मतलब कि ब्राह्मण से जो नीची कास्ट में आते थे, इस हायरार्की के अकॉर्डिंग वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनमें क्षत्रिय भी वर्ण एक था, क्योंकि अगर कुछ भी काम करना होता तो राजपुरोहित से पूछो, और जनता भी राजा से ज़्यादा राजपुरोहित की मानती थी। भगवान बुद्ध, जो कि खुद एक क्षत्रिय क्लैन से थे, उन्होंने फैसला किया चलो अब बाहर निकला जाए। हालांकि कहानी ऐसा बताती है कि जब वो बड़े हो गए, किशोर अवस्था में थे, हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, उनका बच्चा भी हो चुका था, लेकिन उस टाइम पर उन्हें ये नहीं पता था कि बीमारी क्या होता है, मरना क्या होता है, दुख क्या होता है। जब वो एक दिन बाहर भ्रमण करने गए तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से लोग बीमार होते हैं, इस तरीके से लोग मर जाते हैं, बुढ़ापा ये होता है, दुख ये होता है।
ये कहानी मुझे वाहियात लगती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। जो इंसान इतना बड़ा हो चुका है कि उसके खुद के बच्चे हो गए हैं और उन्हें ऐसी कहानियों के अकॉर्डिंग कि एक अलग से महल दिया गया था, उस महल में सारी अप्सराएं उनके पास थी। जो सुख सामग्री एक राजकुमार को चाहिए होती है वो भगवान बुद्ध को दी गई थी। और इतने बड़े होने पर भी किसी को ये ना पता हो कि तकलीफ़ें क्या होती हैं, मृत्यु क्या होती है। ये तो वाहियात सी घटनाएं केवल बाद में इतिहास में जोड़ी गई हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। हालांकि उन्हें पहले से ये सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन जब भगवान बुद्ध को ये सोशल सिस्टम ठीक नहीं लगा, कुछ चीज़ें उन्हें जो खटक रही थी और समाज में कई कुरीतियाँ जन्म ले रही थी, जिसे सुधारने के लिए भगवान बुद्ध निकल पड़ते हैं इस समाज सुधार के कार्य के लिए। जब वो बाहर निकलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कई सालों तक, लगभग 12 से 13 सालों तक वो जंगल जंगल भटकते रहे, कई गुरुओं के साथ रहे, कई संतों के साथ रहे कि व्हाट इज़ द रियल मीन्स ऑफ द लाइफ, जीवन का असली सत्य क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए बुद्ध भटकते रहे। लेकिन फिर आखिरी में उन्हें खुद से उसका केवल ज्ञान का रास्ता मिला, जिसे कि बुद्ध बताते हैं कि अंततः जीवन में केवल एक ही सत्य है कि अपने जीवन को तुम सुखी रखो। बौद्धिज्म भगवान के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता है, ना आत्मा को मानता है। वो केवल इतना जानते हैं कि आपको अपने आप को बस सुखी रखना है, यही संसार की सबसे बड़ी तपस्या है। इसी पे बुद्धिज़्म का पूरा कंसेप्ट बना। और जब बुद्धिज़्म की बात आती है तो ये तो साफ है कि अहिंसा पे चलना है, सत्य पे चलना है, धर्म पे चलना है। इसकी भी जब बात करते हैं तो हुआ क्या, मर्चेंट क्लास उस टाइम पर डेवलप हो रही थी। मर्चेंट क्लास इसलिए ज़्यादा डेवलप हो रही थी, एक तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग का सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका था। इसी के साथ में ऋग्वैदिक टाइम से थोड़े बहुत गोल्ड के कॉइन्स आने लगे थे। कॉइन के आने का फ़ायदा क्या हुआ, कॉइन या फिर करेंसी केवल एक बॉन्ड होती है कि अगर आपको यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ा सामान ले जाना है तो आप इतना कैसे ट्रैवल करोगे, बीच में लूट पाट का भी खतरा होता था। इसीलिए जो वहाँ की हायर गवर्नेंस होती थी अपने नाम का एक सिक्का निकाल देती थी कि इसकी वैल्यू उस चीज़ के बराबर होगी, तो उन्हें कैरी करना बहुत आसान होता था, जिसकी वजह से नई मर्चेंट क्लासेस बनने लगी थी। यहाँ तक कि शेरनी गिल्ड्स जो बनती थी, मतलब कि मर्चेंट की कम्युनिटी बनती थी जिनसे कि वो ईजिली ट्रेड कर सकते थे। ऐसी चीज़ें डेवलप होने लगी थी। मर्चेंट जितने भी थे उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी और सिक्योरिटी बुद्धिज़्म से मिल रही थी कि अगर आप बुद्धिज़्म को फॉलो करोगे तो हिंसा नहीं होगी आपके साथ में, और दूसरा हिंसा भी नहीं करेगा अगर वो भी बुद्धिज़्म को मानता हुआ। इसीलिए ये लोग ज़्यादातर बुद्धिज़्म को अडेप्ट करने के लिए आगे आते हैं। और वो लोग बुद्धिज़्म को अडेप्ट करते हैं जैसे कि जो छोटी कास्ट के थे, जो कि ब्राह्मणों के अत्याचार से तंग आ चुके थे, वो लोग बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करते हैं। और ऐसे ही कंसेप्ट जैनिज़्म का भी था। जैनिज़्म भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन जैनिज़्म थोड़ा और ज़्यादा रिगिड हो चुका था इन चीज़ों में कि आप मुँह पे भी कपड़ा बांधोगे जिससे कोई छोटा मोटा मक्खी मच्छर भी अंदर ना जाए। ज़मीन पर अगर आप चलोगे तो भी छोटे छोटे कण देख करके चलोगे, कहीं आपसे हत्या ना हो जाए। यही एक मेन हर्डल बन गया था जैनिज़्म में, जिसकी वजह से ज़्यादातर जैनिज़्म की ग्रोथ नहीं हो पाई। और वहीं अगर हम बौद्धिज़्म को देखते हैं, बौद्धिज़्म जब ऐसी कंट्रीज़ में गया जो कि कोस्टल कंट्रीज़ थी, तो उसने कहा कि अगर तुम्हें मांस मछली खानी है तो खाओ, लेकिन जितना तुम बौद्धिज़्म को पालन कर सकते हो उतना पालन करते रहो। इस वजह से बौद्धिज़्म ज़्यादा फैलता गया और बौद्धिज़्म अपने आप को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था। उस टाइम के जितने बड़े किंगडम थे, जितने बड़े राजा थे, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु, उनसे भी भगवान बुद्ध की अच्छी बन रही थी। इस वजह से बौद्धिज़्म और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। बौद्धिज़्म की फ़िलॉसफी थी जैसे कि मध्यम का मार्ग। तो मध्यम का मार्ग में क्या कि ये संसार एक दुख है, यहाँ से हमें निकलना है, समुद्र और दुख का कारण जानो, इस दुख से निकल जाओ। 8 फोल्ड पाथ दे रखे थे जिन पे चलोगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थी बौद्धिज़्म की फ़िलॉसफी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि बौद्धिज़्म क्यों इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ, जैनिज़्म का भी बता दिया। इन दोनों की फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक दूसरे से ओवरलैप्स करती हैं। फ़िलॉसफी की वीडियो एक मेरा दूसरा चैनल है, उस पर आएंगी, अलग से आएंगी, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यही जो धर्म की फ़िलॉसफी थी, इनकी वजह से आर्ट एंड कल्चर और ज़्यादा डेवलप होता गया। जैसे कि बौद्धिज़्म में ही सबसे पहले मूर्ति बनना स्टार्ट हुई थी। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप होने लगे थे, जिनमें कि नई नई स्टाइल की मूर्तियां बनाई जा रही थी। और अगर मैं मॉडर्न पीरियड की बात करता हूं, उससे थोड़ा पहले 327 BC में अलेक्जेंडर इंडिया के ऊपर अटैक करता है। अटैक में, युद्ध में क्या हुआ वो सारी अलग बात है, वो सारी कुछ थ्योरीज भी हैं उनमें, लेकिन जो अटैक से सबसे अच्छी चीज़ होती है जो कि 2 सोसाइटीज़ को मिला देती है,
जब अलेक्जेंडर ने अटैक करा तो कुछ लोग यहाँ पर आके बस गए। ग्रीक का आर्ट एंड कल्चर का फॉर्म था वो इंडिया के भी अंदर आने लगा। जब भी हम बौद्धिस्ट ट्रेडिशन देखते हैं मूर्तियों का, तो हमें ग्रीक की वहाँ पे झलक मूर्तियों में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले चैत्य विहारास बने थे बौद्ध में, उसके बाद फिर टेम्पल बनना भी शुरू हुए। अलग अलग टाइप के टेम्पल हैं, ये भी एक ब्रॉड टॉपिक है। तो अब हम इस टाइम पे सोसाइटी में आ चुके हैं जहाँ पे पूरी सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है। एक तरफ वैदांतिक फिलॉसफी भी आ चुकी थी जो कि हिंदुइज्म को दोबारा रिवाइव कर रही थी, जो कि केवल आत्मा परमात्मा की ब्रह्म की बातें करते थे। तो एक अलग लेवल की सोसाइटी जो कि इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा एडवांस थी, उस सोसाइटी तक अब हम आ चुके हैं। अगर एक एक राजवंश की बात करोगे तो ये राजवंश बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। इस टाइम पर भी कुछ राजवंश ऐसे थे जो रिपब्लिक चलते थे, जिनमें मोनार्कियल सिस्टम नहीं होता था, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता था। और लेकिन ज़्यादातर जो मगध जैसे पावरफुल थे ये मोनार्कियल सिस्टम के तहत चलते थे। अब आगे आने वाली वीडियोस में क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं तो उनकी अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।